जो स्टॉक इन न्यूज़ हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे खबरें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए और रिएक्शन जो मिल रहा है नतीजों के आधार पे आगे की क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार यहाँ पे एक्सिस बैंक के नंबर्स को लेकर आते हैं। यहाँ पे एक्सिस बैंक के क्वार्टरली 3 के नंबर आए हैं यहाँ पे। अगर आप मुनाफा देखें यहाँ पे तो 3% का जंप यहाँ पर दिखता है आपको। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे GNPA की बात करें यहाँ पर तो वो भी आपको, अगर ग्रॉस NPA की बात करें, स्लाइटली सा यहाँ पे जो है बेहतर होता हुआ दिखा है यहाँ पर। और अगर नेट NPA की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ही, यहाँ पे अगर देखें तो 0.44% से घटकर 0.42% आता हुआ दिखा है यहाँ पे। और प्रोविजनिंग जो है वो ज़रूर बढ़ी है, हालांकि सुबह भी हम लोगों ने चर्चा की थी इसके ऊपर। सबसे पहले सर मैं आप ही से पूछना चाहूँगा यहाँ पर रचित सर, ये नतीजे आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर और आगे की सलाह क्या रहेगी? हर जी देखिए, जिस तरीके से हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि नंबर्स अच्छे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। और मैं यही कहूंगा कि हाँ ठीक है, एक रिजल्ट रिएक्शन आ गया है। अगर आपके पास लोअर लेवल से पोजीशन है और ट्रेडिंग बैट थी तो यहाँ पे जरूर आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फ्रेश एंट्री यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुझाऊंगा। फ्रेश एंट्री के लिए मैं कहूंगा कि कभी कूल ऑफ करे और वापस लोअर लेवल्स पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखे, समवेयर नियर अबाउट 1250 1260, वहां पे पोजीशन बनाएंगे। अभी द जॉब इज डन। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास हर जी एक ये है कि आप अभी नोएडा में हैं, आपने जैकेट पहनी हुई है, मैं जयपुर में हूँ, मैंने कोट पहना हुआ है। वाराणसी में हीटर लगा के बैठे हुए हैं या वाराणसी में है ही नहीं, क्योंकि इनको मैं बार बार सफेद शर्ट में इतना कैजुअली बैठे हुए देख रहा हूँ और मेरे जो अंदर ठिठुरन अभी चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वाराणसी में गर्मी है या ये कौन सा एक हीटर लगा के बैठे हैं जो इतना कंफर्टेबली बैठे हैं। अंशुल भाई सर, अंदर जो हमारी टीम में PCR में करें उनके पास मतलब इनर स्ट्रेंथ, ऐसी सिद्धियां ले ली हैं कि उनके पास अंदर की गर्मी आ गई है, ये कह रही है टीम। जी सर। नहीं, बट मैं तो अंशुल भाई से ही जानना चाहूंगा। हाँ, वही सर, एक तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठे हैं, ऊपर से महाकाल को मानने वाले, तीसरे रुद्राक्ष हाथ में लगाई है, खून चौथा गर्म ही है, तो ठंडी थोड़ी सी कमी लगती है। वाह सर वाह, बहुत ही बढ़िया हमने रीजंस गिनवा दिए यहाँ पे, फैक्टर्स गिनवा दिए हैं। अच्छा सर, अंशु सर, आपके हिसाब से, आपके नज़रिए के हिसाब से एक्सिस बैंक को कैसे देखना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि और नंबर आए, हमने देखा SDFC की बात कर लीजिए या फिर दूसरे बैंक की, तो RBI की तरफ से प्रोविजनिंग तो बढ़ती हुई दिखी थी यहाँ पर और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था यहाँ पर। ICICI बैंक की चाहे SDFC की बात कर लीजिए, अब एक्सिस बैंक के नतीजे जो हैं वो ठीक ठाक लग रहे हैं, स्टॉक भी जो है ऊपर दिख रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ दो ही स्टॉक में है इस समय अगर बैंकिंग में आपको ट्रेड करना है। पहला इंडसइंड बैंक, जहां रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए लेकिन बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया है स्टॉक ने। दूसरा एक्सिस बैंक, जहां एक्सट्रीमली पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। लास्ट वीक में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट फेल करके क्लोज कर रहा था लेकिन 10-20 वीक मूविंग एवरेज में क्लोज किया। आज के सेशन में पूरी वर्टिकली रिकवरी है, ऑलमोस्ट किकर पैटर्न की फॉर्मेशन थी। हाई के ऊपर तो नहीं खुले लेकिन लगभग अपर 20% में खुले और प्रीवियस हाई क्रॉस करके वीकली हाई की तरफ हम चल चुके हैं। तो यहाँ से अगले 3-4 महीने बैंक निफ्टी में जो भी रिकवरी या जो भी अपसाइड आएगी, मेजर फैक्टर उसमें एक्सिस बैंक का और इंडसइंड बैंक का रहेगा। HDFC बैंक साइडवेज है और रेंज के बॉटम पे है, तो अगर वैल्यू बाइंग करना है तो HDFC बैंक देख सकते हैं। ICICI थोड़ा सा 19-20 डाइसी चल रहा है, तो ICICI में क्लियर पैटर्न बनने तक वेट करना चाहिए, बट कोई बहुत डाउनसाइड या डेंट दे देगा आपको ऐसा नहीं लगता। बाइंग के लिए थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए, जो अभी मिसिंग है वो ICICI में बनने में टाइम लगेगा। तो जब पैटर्न बन जाए तब ICICI कंसिडर करना चाहिए। बट आउट ऑफ 4 इस समय सबसे बेहतरीन जो लग रहा है वो है एक्सिस बैंक। 66 वीक्स का कपनेडल पैटर्न, लास्ट वीक ब्रेकआउट फेल हो रहा था। करंट वीक में सारे शॉर्ट्स जो ब्रेकआउट लिक्विडेशन के चक्कर में शॉर्ट लेके गए थे, प्रीएम्प्टिव शॉर्ट्स, सारे अंडर वाटर हैं और शॉर्ट कवरिंग और ज्यादा इंटेंसिफाई होगी जैसे 1327-1330 क्रॉस होगा। तो एक्सिस बैंक पे नजर रखना चाहिए। दूसरा है इंडसइंड बैंक, यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। हैमर कैंडल की फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ बन रही है, 10-20-50 वीकली मूविंग एवरेज पे बेहतरीन सपोर्ट ले रहा है। 892.80 ये ब्रेकआउट पॉइंट था, इसके नीचे चल रहा है। जैसे ही वापस से इसके ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, 1084 वाले टारगेट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे भी कपनेडल पैटर्न है, एक्सिस पे भी कपनेडल पैटर्न है, दोनों बहुत बेहतरीन है। HDFC बैंक बॉक्स के लो पे, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन 3 स्टॉक्स में आप थोड़ा सा बैंकिंग में अगले 2-3 महीने के लिए फोकस कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा आप अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसके भी नतीजे आए हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर नतीजों को देखें यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट जो है वो साल से साल के हिसाब से 27% बढ़ा है। रेवेन्यू जो है वो 23% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। एबिटा जो है यहाँ पर 35.2% यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर मार्जिन्स भी बढ़ते हुए देखे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ जो है ना वो ठंडी देखने को मिली है। जो उम्मीद की जा रही थी वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, वो जो स्थिति है वो नहीं आती हुई दिखी है। रचित सर, अल्ट्राटेक से जुड़े जो निवेशक दर्शक हैं यहाँ पे, उनको क्या करने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, जैसे अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो अपने टारगेट्स लेके बैठी हुई थी इंफ्रा स्पेंडिंग में, वो कहीं ना कहीं नहीं अचीव हो पाए हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड वो आपको होते हुए दिखेंगे। सीमेंट एज अ स्पेस उस तरीके से ग्रोथ नहीं रजिस्टर कर पाया, स्टॉक भी हम देखें उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। इस रिजल्ट से थोड़ा सा आपको एक मोमेंटम आता हुआ बनता हुआ दिख रहा है, जो कि मैं समझता हूँ आपको आने वाले समय में कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। बहुत नियर टर्म की बात करें तो 13,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में गवर्नमेंट की जैसे ही आपको स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखेगी, रियल एस्टेट स्पेस में ग्रेजुअली जब एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, तो और भी हायर लेवल्स आपको देखने को मिल पाएंगे, जो कि 14,600 से 800 के लेवल्स होंगे। जिन लोग के पास पोजीशन है बने रहें, और अगर ट्रेडिंग बैठे है 13,200 के आसपास कहीं ना कहीं अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो इसमें नई पोजीशन ढूंढ रहे हैं उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ करे, कहीं भी 12,250 से लेकर 12,480 के लेवल पे हो, वहां पे अपनी फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं। और जीएसडब्ल्यू की स्टील में आप देखिए एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है, तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसका असर जो है, रिफ्लेक्शन जो है वो रिजल्ट के आधार पर ही देखने को मिल रहा है। अगर आप नतीजे देखें यहाँ पे, जीएसडब्ल्यू स्टील के प्रॉफिट जो है वो 350% बढ़ता दिखा है। रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर तो 11% के आसपास रहा है, एबिटा 17% के आसपास रहा है, मार्जिन जो है वो बढ़ते हुए दिखें 14% के आसपास। लेकिन अगर आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो आप ये देखिए, मैं जो बात बता रहा था अपने दर्शकों को कि नंबर्स बहुत बेहतर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट बढ़ते हुए देखे, इसमें डेफर्ड टैक्स का बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे। 260% जो आपको दिख रहा है, इसमें डेफर्ड टैक्स का नंबर दिखता है यहाँ पे, और इसी वजह से ये जो नंबर है आपको बहुत ज़्यादा आप दिख रहे हैं प्रॉफिट के। और इसी की वजह से आप देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो स्टॉक है उसकी पिटाई हुई है, 8% टूटा है। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें यहाँ पर तो उसमें एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। अंशुल सर, आपके हिसाब से जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे, एनर्जी हो गए, स्टील्स हो गए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तो ऑलमोस्ट मल्टी मंथ यहाँ पे 54 वीक से रेंज बनी हुई है। ऊपर ना 560 क्रॉस करता है, नीचे ना 440 417 की जोन तोड़ता है, तो लोअर एंड ऑफ द जोन में आया है। वैल्यू प्लेयर है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाकी कोई बुलिश एविडेंस या मोमेंटम बनने का वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील, अगेन स्टील में वैसे भी बहुत तेजी है, और 4 टाइट वीक्स ऑफ क्लोजेस से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है 1194 के ऊपर। प्रोबेबली 1300 1350 रुपए तक जेएसडब्ल्यू स्टील जा सकता है। तो आउट ऑफ द टू आई वुड प्रिफर जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील आपको बेहतर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रचित सर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दर्शकों के सवाल भी हैं यहाँ पे, और सुजलॉन के ऊपर सवाल है, और मैं कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहा था, ब्रोकरेजेस जो हैं वो 73 के टारगेट्स दे रही हैं, करीब 60% 55% के अपसाइड उनको दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टॉक के अंदर कोई कमी नहीं दिख रही उनको। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल वो कह रहे हैं कि कंपटीशन फिर भी आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप से मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वो भी हम लोग देखें विंड टरबाइन के ऊपर काम करना वो शुरू कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से इसको प्ले करना चाहिए? सुजलॉन को बहुत समय हो गया कंसोलिडेशन का ये फेज देखते देखते। देखिए हर्जी, अभी जैसे कि आप बता रहे थे, आप गए थे जैसलमेर और वहां पे आपने देखा था सारी चीजें होती हुई। दे हैव ऑलरेडी बीन इनटू द बिजनेस, दे हैव डिसेंट प्रेजेंस। अभी अडानी चालू कर रहा है, इंस्टॉलेशन होगा, सारी चीजें होंगी, इट विल टेक सम टाइम। ये पर्टिकुलर ऐसा सेटअप है कि आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत जल्दी नहीं होगा। इनफैक्ट आज अभी जो अपडेट आ रहा है, अभी को इंडिया एनर्जी वीक भी चालू हो गया है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो वहाँ पे थोड़ा सा संबोधन भी कर रहे हैं। थोड़ा सा अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखें और उसके बाद एक बाउंस बैक आए, बट कंटिन्यूसली हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस। 2 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स के बाद ये जो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, आपको एक रिस्पाइट, एक अपसाइड देखने को मिलेगा सिर्फ तभी जब ये 60-61 लेवल्स को ब्रीच करेगा, क्योंकि वहां पे या तो कोई चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ।
जब तक उस लेवल को ब्रीच नहीं करता मैं फर्दर अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 61 को जैसे ही ब्रीच करके एक दो दिन क्लोजिंग करता है, फिर जो 73 के ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट दे रहे हैं वो बहुत मिनिस्क्यूल हो जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ फिर आपको कंफर्टेबली 74 और 84 के दो लेवल्स बहुत आसानी से दिखाता हुआ दिखेगा। एंड वंस इट स्टार्ट्स मूविंग ये ट्रिपल डिजिट काउंटर बनने में भी देरी नहीं लगाएगा। जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट। और इस क्वार्टर्स के भी हम नंबर्स देखें किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से बिहेव करता है स्टॉक। ठीक है, एक स्टॉक की बात कर लेते हैं अभी, सिंजिन इंटरनेशनल की। आप माफ़ कीजिएगा, सिंजिन इंटरनेशनल को आप देखें तो स्टॉक जो है वो 15% 2 सेशन के अंदर टूटता हुआ दिखा है और अपना लोएस्ट लेवल जो है 5 साल के नीचे स्तर पर ये आ गया है यहाँ पे। और आप ये देखिए गिरावट जो है साफ तौर पर दबाव दिख रही है। इसके पीछे की जो वजह है कंपनी का, जो अगर आप नतीजों को देखें तो प्रॉफिट 90% जो है वो साल दर साल के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे तो वो टूटता दिखा। हालांकि अब करीब 7.5% के आसपास नीचे आ गया, लेकिन सुबह मैं देख रहा था 15% के आसपास का नीचे की गिरावट इसमें दिख रही थी। और रेवेन्यू जो है वो आप ये समझिए कि 3% का ड्रॉप वहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा अगर आप एबिटा की बात करें तो वो भी जो है करीब 26% घटता हुआ दिखा है। मार्जिन जो है वो नैरो होते दिखे हैं, 33% से गिरते गिरते 22% पर आ गए हैं यहाँ पे। और कंपनी की तरफ से जो चौथे क्वार्टर को भी लेके जो है वो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आई नहीं है यहाँ पे। और जो लार्ज मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिक्स क्लाइंट्स हैं वो भी छिटकते हुए दिखे हैं। यहाँ पे अंशुल सर, आपके हिसाब से सिंजिन इंटरनेशनल को लेकर क्या सलाह रहेगी? स्टॉक की पिटाई चल रही है एक दो दिनों से, यहाँ पर निवेशकों के लिए क्या रिलीफ स्थिति बदलती हुई देख सकती है या फिर इंतजार रहेगा लंबा? अंशुल सर आप म्यूट हैं। सॉरी, देखिए सिंजिन में 827 रुपए पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, जिसकी कंफर्मेशन 13 जनवरी 2025 वीकली क्लोज पे आई थी। पहला टारगेट 507 रुपए था और जो अचीव हुआ है, और दूसरा टारगेट बहुत मुश्किल से ये शायद बचा पाएगा, वो है 327 का। आइडियली इस स्टॉक को बाइंग क्लाइमैक्स का पूरा पोटेंशियल कंप्लीट करते करते 211 रुपए आना चाहिए। तो यहाँ से 507 का टारगेट था, वो अचीव हुआ है, बाउंस बैक कर सकता है, बट उसके बाद 327 और 211 ये दोनों लेवल आते हुए दिखेंगे। ठीक है, एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं, अर्बन क्लैप के ऊपर। और इस कंपनी को लेकर कहा गया जब इस कंपनी का आया यहाँ पे आईपीओ, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये जो कंपनी है भविष्य का एक मॉडल है। यहाँ पर बहुत सारे देशों में जो इस तरह का जो मॉडल है वो फिजिबल है, और यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में जो है इस हिसाब से एक अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन एबिटा जो घाटा है साल दर साल के हिसाब से आप ये देखिए वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखा है। यहाँ पे एबिट की बात करें यहाँ पर तो उसमें 50% का उछाल आया। मार्जिन जो है वो सुधरते हुए दिखे हैं, लेकिन नेट लॉस आपके सामने है। यहाँ पर देखिए करीब 231 करोड़ से यहाँ पे जो है वो घटते हुए यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिली है। और इसमें जो पिछले साल का जो मुनाफा है उसमें टैक्स क्रेडिट की वजह से ये जो स्थिति आई है, वही जो टैक्स क्रेडिट की मैं बता रहा था बहुत जगहों पे ये स्थिति देखने को मिली है, वो स्थिति यहाँ पर भी है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए जो दबाव है यहाँ पर साफ तौर पर एबिटा और नेट प्रॉफिट में साफ तौर पर दबाव दिख रहा है। यहाँ पर नेट लॉस की जानकारी आपको दी है यहाँ पर। और इसमें इंस्टा हेल्प जो है, अगर उसको बार बार कंपनी ने इसके ऊपर, और जो आप इसकी कमेंट्री सुने, गाइडेंस सुने, कंपनी ने बार बार इंस्टा हेल्प के ऊपर फोकस किया है। अगर आप इसकी तस्वीर को अगर हटा दें यहाँ पर तो आपको फिर थोड़ी पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलती है। तब जो है 44 करोड़ के आसपास का एबिटा दर्ज किया गया है। नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 4.2% के आसपास दिख रही है। सर रचित सर, अर्बन कंपनी को लेकर क्या आपकी सलाह रहेगी? यहाँ पे निवेशकों को क्या करना चाहिए? 124 के भाव है। देखिए लोअर लेवल्स पे ही ये ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं हायर लेवल से अच्छा बीटन डाउन काउंटर है ये। और इसमें एक क्लियर केस आपको समझना होगा। न्यू एज बिजनेसेस में इनिशियली थोड़ा कैश बर्निंग, थोड़े एडजस्टमेंट्स होते रहते हैं। और इफ यू बिलीव इन द कंसेप्ट, बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन द कंसेप्ट, जिस तरीके से इन्होंने पूरा इम्पैनलमेंट कर रखा है, मतलब अगर आप स्विगी जोमेटो और इन सब की बातें करते हैं और इनके स्टॉक प्राइसेस देखते हैं, इनके पी मल्टीपल्स देखते हैं, नॉट टू फॉरगेट दे आर जस्ट डिलीवरिंग यू द फूड, दे आर जस्ट डिलीवरिंग यू द प्रोडक्ट। ये एक पूरा का पूरा अलग ही सेटअप, पूरा का पूरा एक अलग ही सिस्टम के साथ है। और ये सर्विसेज जिस तरीके से आपको बेसिक एमिनिटीज डिलीवर करते हैं आपके घर पे, विच इज मैं समझता हूँ बियॉन्ड व्हाट स्विगी जोमेटो आर डूइंग, तो अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है ये। इनका सेटअप बहुत अच्छे से अभी हो रखा है। और जो भी हम लोग की पूरी सिचुएशन है, मतलब टू माई सरप्राइज थोड़ा सा मैंने इनकी सर्विसेज यूज करी है, एंड आई
ट्राई टू प्ले स्मार्ट। आई टोल्ड देम, जो इनके लेबर आए थे, कि यू गिव मी योर नंबर डायरेक्टली एंड कॉल यू, एंड दे वर वेरी क्लियर कि नहीं, आप यहीं से करिएगा। तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो पेड गुड, जो कि आपने स्विगी और जोमेटो में देखा भी था 25th को वो जो स्ट्राइक पे जा रहे थे बिकॉज ऑफ द पेमेंट्स। अच्छा सेटअप है, कंपनी अच्छी है, लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। अगर आप इसको टाइम कमिटमेंट के साथ ले सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा एक आपका इन्वेस्टमेंट बन के आ सकता है। इट कैन नॉट बी अ ट्रेडिंग बेट, क्योंकि ये न्यूज़ और ऐसे नंबर अपडेट्स पे ही चलेगा। अगर हम देखें आने वाले क्वार्टर्स में जब नंबर अपडेट होंगे, 148 का पहला लेवल और 148 सस्टेन करने के बाद इन सम क्वार्टर्स टू कम आपको 180 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बट ये टाइम कमिटमेंट मांगेगा। बिजनेस मॉडल अच्छा है, मैनेजमेंट भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। ठीक है, एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, बहुत देर से वो मैसेज भेज रहे हैं। उमंग जी 40s के ऊपर जानना चाह रहे हैं। 887 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, इसमें टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से पूछना चाह रहे हैं। और मैं लॉन्ग टर्म से अंशु सर से भी समझना चाह रहा हूँ। सर, हॉस्पिटल चेन के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने एक अच्छी ठीक ठाक डिसेंट जो है वो तेज़ी पीछे दिखाई थी सर। यहाँ पर देखिए CGHS के जो रेट है उसको अपग्रेड होता हुआ देखने को मिला यहाँ पे, वो भी खबर एक इम्पॉर्टेंट रही। और ख़ासतौर पे मैं 40s की बात करूँ, जो ऑन्कोलॉजिकल जो है इनका शेयर है वो मार्केट में ज़रूर बढ़ता हुआ देखा। डे केयर के जो नंबर्स हैं दूसरे, अगर हम लोग अपोलो की बात करें तो वहाँ पर डे केयर के जो उसमें परसेंटेज है वो बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पे। आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? 40s हेल्थ केयर में क्या किया जाए? तो देखिए, एक अगर आप ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डजेंट मैटर, अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ेंगे कि सांप निकल गया आप लकीर पीटते रह गए, तब तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एक ही चीज है। अगर आप 50 लाख रुपए से नीचे का आपका कैपिटल है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हो जाइए। 50 लाख रुपए से ऊपर है तो कोई मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे फंड मैनेजर को पकड़ के PMS कर लीजिए। नहीं तो इसी तरीके से क्लाइमेटिक टॉप वाले शेयर आप पकड़े बैठे रह जाएंगे। क्लियरली मल्टीपल टाइम मल्टीपल चैनल पे डिस्कशन हुआ था कि फोर्टिस में ट्रायंगल पैटर्न का, सेम फोर्टिस में, इंडिगो में, चार्ट भी मेरे को याद है, फोर्टिस और इंडिगो दोनों में सेम टाइम पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था। 734 रुपए पे 1050 का टारगेट था, 1104 रुपए का हाई बना था। और उसके बाद जब डेली चार्ट पे 1047 का ब्रेकडाउन आ रहा था, तब से क्लियरली था कि ये वापस से ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट करने आ रहा है। क्लाइमेटिक मूव है, नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमेक्स, क्योंकि 60-65 हजार 70 हजार करोड़ का मार्केट कैप है तो बाइंग क्लाइमेक्स वहां मुश्किल होता है। बट क्लाइमेटिक मूव्स आती हैं जहां पे स्टेज 4 डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर नीचे आके स्टेज 1 एक्यूमुलेशन होता है, बेस बनता है, फिर स्टेज 2 अप ट्रेंड आता है। तो ये स्टेज 4 डाउन ट्रेंड, स्टेज 1 एक्यूमुलेशन, इन दो चीज को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जब स्विंग हाई लास्ट बाई बिफोर द लास्ट सेल बिफोर द बाई, यानी लोअर लास्ट हायर लो जब टूट रहा है 1047 पे, निकल जाइए और वेट कीजिए। तो 1047 टूट चुका है, निकल के वेट कीजिए जब तक स्टेज 1 एक्यूमुलेशन कंप्लीट होके स्टेज 2 अप ट्रेंड में नहीं जाता है। तब तक ये 747 का ब्रेकआउट पॉइंट भी रिटेस्ट कर सकता है, वहां पे अगर नहीं सपोर्ट मिला और डाउन साइड भी मिल सकता है। एक ही चीज अच्छी है कि पिछले 2 क्वार्टर में 42 और 24% EPS ग्रोथ थी, 8-8% की सेल्स ग्रोथ थी, मार्जिन कांस्टेंट है 18-19% के आसपास। बट प्राइस पे टेक्निकली बहुत वीक है, या ये कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग में बहुत वीक है। और ब्रेकआउट पॉइंट जो 700-740 की जोन थी वहां तक तो कम से कम आते हुए दिख रहा है। तो अच्छे समय पे अगर लिया है और प्रॉफिट मिल रहा है और सपोर्ट्स टूट रहे हैं, निकलना सीखिए। एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सही समय पे एग्जिट नहीं करेंगे, कैपिटल खाली नहीं करेंगे, तो जब कोई दूसरी चीज ब्रेकआउट दे रही है तो पैसा लेने के लिए आपके स्टॉक लेने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि आप इस चीज़ को समझे कि एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही समय पे सही रणनीति बनानी चाहिए। और इसीलिए हम लोग कहते हैं बोनस के साथ जुड़िए, बेस्ट रणनीति यहाँ पर होगी। मैजिक रेमेडी के नाम से एक हमारे व्यूअर हैं, कह रहे हैं बोनस फैमिली को 1 मिलियन की ढेर सारी बधाई। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सिर्फ एक नंबर नहीं, आपकी मेहनत, निरंतरता और लोगों का भरोसा है। मैं भी अपने दोस्तों को जोड़ता रहूँगा और इसलिए इस खुशी में मेरे लिए भी ढेर सारी बधाई ही बनती है। सर बिल्कुल सर, आप जैसे तमाम दर्शकों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1 मिलियन हमारा पूरा परिवार है यहाँ पर, और ये आप ही की बदौलत हो पाया। आपका सपोर्ट था, आपका साथ था, वो निरंतरता ही जो बनी रही। और ख़ास तौर पे जो हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पर,
चाहे यहाँ पर रचित सर हों, दूसरे एक्सपर्ट हों, अंशुल सर हों, तो सब जो हैं इस पूरी फैमिली को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, हम लोग यही उम्मीद करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अडानी स्टॉक्स की मैं एक बार बात कर लेता हूँ। और मैंने अपने दर्शकों को ये चीज़ बताई भी थी पर्दे के पीछे वाले शो के दौरान भी मैंने, कि कंपनी की तरफ से जो SEC को लेकर जो खबरें आ रही थी उस पर कंपनी ने पहले ही क्लैरिटी दे दी थी कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है यहाँ पर, और वो चीज़ निकल के आया। आज देखिए अडानी जो स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है अडानी एंटरप्राइजेज़ की सफाई भी आई है यहाँ पे। उन्होंने कहा है यहाँ पे कि SEC की किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है हम लोग यहाँ पर, और हम पर कोई भी आरोप नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन ये ज़रूर था कि एलिगेशंस थे कि भाई यहाँ पर जो है एक मामला जो है वो दर्ज होता हुआ दिखा है, तमाम तरह की चीज़ें थी। अडानी ग्रुप के शेयरों में सर हम लोग चर्चा लगातार करते रहते हैं और बार बार जो है खबरें भी आती हैं यहाँ पे, हिंडनबर्ग से लेके तमाम तरह की चीज़ें देखी, लेकिन उसके बाद जो है स्टॉक वापस रिकवर होते हुए देखिए, डेंट पड़ा, फिर रिकवरी आई और फिर वो स्थिति देखने को मिली। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर रचित सर, क्या करना चाहिए अडानी स्टॉक्स में? देखिए क्लियर केस है। हर जी हमने फ्राइडे को शो कर रहे थे विपुल सर के साथ, तब बातें करी थी इसके लिए कि लेट द कंपनीज कमेंट्री कम इन, और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, कोई रिएक्शन दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी एग्रेसिवली कोई शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन नहीं एडवाइजेबल होगी। ये वॉलेटिलिटी कोई पहली बार नहीं हमने देखी है, पहले भी अडानी पे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, और हिडनबर्ग केस हम देख लें और भी बहुत सारी बातें हम देख लें, ये आती ही रहती हैं। इफ यू आर इन्वेस्टर हु कैन हैंडल द एडवेंचर ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ अडानी, तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल बने रहें। बट अ पर्सन लाइक मी, मतलब मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड भी आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हुई देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और मैं समझता हूँ अगर नहीं आप वो बोलते हैं ना, इफ़ यू कैन नॉट हैंडल द हीट यू कैन गेट आउट ऑफ द किचन, वो वाली बात है। अगर आप वॉलेटाइल स्टॉक के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो जहां आपको एग्जिट मिले जरूर अपना एग्जिट करें। अ पर्सन लाइक मी ऑलवेज प्रेफर्स कि मैं ऐसे स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट। तो सर कोई भी यहाँ पर किसी भी स्टॉक, जैसे कई बार बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई अडानी पोर्ट जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसके वॉल्यूम, कार्गो वॉल्यूम, तमाम तरह की चीज़ों के हिसाब से, आपको यहाँ पे इस थीम में कोई पसंद, मतलब इस ग्रुप में कोई पसंद नहीं आता? देखिए पोर्ट बिजनेस इनका बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, मगर फिर चाबार पोर्ट की हम बात कर लेते हैं, हमेशा टारगेट में ही रहता है। ये पूरा ग्रुप हमेशा टारगेट में रहता है। और होता क्या है, देखिए क्लियर केस आपको मैं बता दूं, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमीज भी देखेंगे ना, देयर आर सर्टेन कंपनीज, जो उन कंपनीज को अगर आप टारगेट करेंगे ना तो डायरेक्टली द कंट्री इज गेटिंग हिट। मतलब चाहे बांग्लादेश के पावर ट्रांसमिशन की बात कर लीजिए, चाहे इनके ऑस्ट्रेलिया के कोल माइनिंग की बात कर लीजिए, इस यूएस तरह की के। बल्कि सर खबरें भी, आप चावार पोर्ट की बात करते हैं, माफ़ी चाहता हूँ आपको रोकने की, कि यूएस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है चावार पोर्ट पे तमाम तरह की एक्टिविटी को लेकर भारत के ऊपर, वो बहुत से ईरान की तरीके से भी यहाँ पर खबरें हैं जी। और ये है क्या, बहुत क्लियर केस है। मतलब गौतम अडानी जी बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रांग आदमी है, जो ऐसी ये सब चीजें कर लेते हैं। मतलब आप देखें अभी हमने जो रिलायंस में फॉल देखा, वो चालू भी इस बात को लेके हुआ था कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री है दैट वी आर नॉट बाइंग एनी रशियन ऑयल, और हम साइडलाइंस पे आके बैठ गए हैं। बट अडानी ग्रुप बीइंग अडानी ग्रुप एंड मिस्टर गौतम अडानी बीइंग मिस्टर गौतम अडानी, ही इज अ वेरी पावरफुल, वेरी एग्रेसिव मैन। बट वही वाली बात है ना कि जहाँ ऐसी सब चीजें हों और मल्टी फोल्ड्स में आपको प्रॉब्लम होती हुई दिख रही हो, यूएस, चाबार, ऑस्ट्रेलिया, यू नेम इट वी हैव इट, तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं दूर बैठना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। दूर बैठना प्रेफर करते हैं यहाँ पे। अंशु सर आपके हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि देखिए बजट अब संडे को आएगा, उससे पहले आपको कुछ यहाँ पर लग रहा है कि रेलवे वाली जो स्टोरी थी वो भी कुछ चल नहीं पाई, वरना हर साल ये होता था कि भाई बजट से पहले थोड़ी रौनक जो है रेलवे शेयरों में देखने को मिलती थी। अब आपके हिसाब से कुछ स्टॉक है, जैसे अडानी स्टॉक्स है, वो खास तौर पे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट को लेकर, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर यहाँ पर जो है रिएक्ट करते हुए देखते हैं। आपका क्या मानना है यहाँ पर? तो देखिए, जैसा रचित ने कहा, एग्जैक्टली वही चीज है। अगर आपको F1 गाड़ी चलानी है तो आपको उसकी स्पीड कंट्रोल करना आनी चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल करना आ रही है तो बेटर है कि आप बढ़िया कोई एसयूवी चलाइए जो 100-150 की स्पीड पे चलती है, फिर 500 की स्पीड वाली गाड़ियां छोड़ देनी चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी से या तो अगर डिलीवरी बेस्ड प्लेयर हैं और आप फ्यूचर्स से या ऑप्शन से उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और ये सारी चीजें एक्टिविटी, मतलब तमाम तरह की जो चीजें हो सकती हैं एडजस्टमेंट की,
अगर आप उसमें से 10% भी नहीं कर पा रहे हैं तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। अदानी ग्रुप मोटा पैसा देगा अगर आपके पास एडजस्टमेंट की कैपेसिटी है, उतना फंड्स है, उतनी स्किल है, तब तो ये स्टॉक्स आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं है तब तो फिर आप देखते रह जाएंगे, स्टॉक नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, और आप बैठे रह जाएंगे इंतजार में कि ये तो वन वे ऊपर जाता रहेगा। जैसे केस इन पॉइंट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ही हमने ट्रेड किया, नीचे 920 रुपए से लेके 1040 पे हम निकलते गए, 1000 के बाद से हम पील आउट करते गए, दर्शक उसको पकड़े बैठे रहे कि नहीं 1300 रुपए जाएगा, आ गया वापस नीचे, हम वापस तैयार हैं लेने के लिए, और हम वापस से स्कैल्प करके निकल भी जाएंगे, री एंटर भी कर लेंगे। तो कोई एक रेंज के अंदर, या अगर ट्रेड वॉलेटाइल है और 3% 4% का मूव फटाफट दे रहा है, आप उसको एक्स्ट्राप्लेट कीजिए ना 365 से, एफडी के मुकाबले कितने रिटर्न निकल रहे हैं। तो अगर F1 चलानी है तो फिर 500 की स्पीड हैंडल करना सीखिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसमें XUV 700 या फॉर्च्यूनर में रहिए, या 120 150 की स्पीड तक भी आप खींच सकते हैं। अगर वो भी नहीं मैनेज हो पा रही है तो फिर हैचबैक में रहिए जहां 80-90 की स्पीड है। तो आप क्या मैनेज कर पा रहे हैं उस हिसाब से रहिए। अगर आपके लिए मैनेजमेंट आसान है, ATGL बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास खड़ा है, यहां से अगर ढंग से बाउंस बैक दिया तो करीब 70-80 रुपए मिल जाएगा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन थोड़ा सा नीचे 770 का जोन टेस्ट कर लेता तो मेरे लिए ज्यादा बेटर हो जाता, वहां से मैं वापस से बाय करना स्टार्ट कर देता। अदानी ग्रीन अपने ऑलरेडी पुट्स काट के, सॉरी पुट्स जो बाई थे वो काट के पुट शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया बाउंस बैक में। तो इस तरीके के अगर आप एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं देन अदानी स्टॉक्स आर वेरी गुड। ATGL ऑलमोस्ट बॉटम पे 535 निकलने के बाद स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाएगी, सर ने यहाँ पे बताया। एक और स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, धुआंधार तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है यहाँ पर। अब इससे जुड़ी एक खबर बेसिकली निकल के ये आई है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें नया कॉपर ब्लॉक जो है वो कंपनी ने हासिल किया है, और ये जो पूरा मामला है भगवाड़ी खिरखोरी कॉपर ब्लॉक के जो है यहाँ पे कंपनी जो बिडर थी, और इसमें जो है वो सक्सेसफुल रही है बिडर के तौर पे, और ब्लॉक कंपनी की जो रिजर्व है और माइनिंग कैपेसिटी को और मजबूत करता हुआ यहाँ पर दिखेगा। हिंदुस्तान कॉपर आप देखिए आज भी जो है वो 2% से ऊपर की तेज़ी दिखा रहा है यहाँ पर। रचित सर, हिंदुस्तान कॉपर में क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए हर जी, न्यूज़ पॉजिटिव है, अनडाउटेडली न्यूज़ पॉजिटिव है, कंपनी के लिए एक बेनिफिटिंग फैक्टर है। आगे आने वाले समय में आपको रेवेन्यूज में देखने को मिलेगा, तो आपको मूवमेंट देखने को मिल गया। मगर मेटल सेक्टर का स्टॉक जब मेरे को कहीं ना कहीं 90+ PE पे देखने को मिल रहा हो, और अगर मैं उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखूं तो 17.4 टाइम्स, मतलब आप एक चीज समझिएगा, हिस्टोरिकली भी हमने देखा है मेटल एक सिक्लिकल कमोडिटी है, एक साइकिल अप मूव आता है तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आपको करेक्शन भी देखने को मिलता है। मेरे को अब इस पूरे स्पेस में एक डर यही लग रहा है, एक तो वैल्यूएशन स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो गए हैं जिनको कवर करने के लिए ग्रेजुअली एक टाइम लगेगा, कंटिन्यूस रेवेन्यू अपसाइड आपको देखने को मिलना चाहिए। और जिस तरीके से मेटल साइकिल है, लोग बोल रहे हैं बहुत इनिशियल स्टेज है, बट हाँ यू नेवर नो हाउ द थिंग्स करेक्ट, क्योंकि मेटल एक ऐसी कमोडिटी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा आपके लिए क्लोजली कनेक्टेड होती है। एनी कंट्री कमिंग आउट इन ओपन एंड गिविंग आउट एनी स्टेटमेंट थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प इस पर्टिकुलर साइकिल को कभी भी डेंट पे रख सकती है। अब इसमें करना क्या चाहिए, जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जहां तक स्टॉप लॉसेस की बात है, हम बहुत बहुत टाइम से कह रहे हैं, हायर लेवल्स पे भी कह रहे थे 532 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन मेंटेन करेगा। फ्रेश पोजीशन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, और हायर लेवल्स पे जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल लुकिंग एट द वैल्यूएशन। न्यूज इज पॉजिटिव, मुझे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट इतना ज्यादा मेटल में अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सर, आपने सिक्लिकल की बात की तो सिक तो बेचारे वो हो गए जो जिनके पोर्टफोलियो बेचारे के लाल हैं, वो सब सिक हो रखे हैं इस समय, और जो गोल्ड सिल्वर में बने हुए हैं उनकी अभी फ़िलहाल के लिए तो मौज स्थिति देखने को मिल रही है। और थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प, और अभी वही हम लोग बात ही कर रहे थे 3 साल तो हैं सर, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, तो ये स्थिति जो चलती रहेगी। अंशु सर, एक स्पेसिफिकली आपके लिए सवाल है यहाँ पे, तनिष्क जी का कह रहे हैं सिप्ला और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए क्या बाय किया जा सकता है? देखिए, सही आदमी से सही सवाल पूछेंगे तो आपको अच्छा जवाब मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए रचित आपको ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएगा, प्रशांत आपसे आएगा वो आपको ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएगा।
मैं शॉर्ट टर्म प्लेयर हूँ, मैं आपको शॉर्ट टर्म ज्यादा अच्छा जवाब दे पाऊंगा। सिप्ला में हमने डिस्कस भी किया था कि गैप के साथ ब्रेकडाउन आया है 1400 रुपए का, 1324 तक आ सकता है, जो फ्राइडे के सेशन पे उसके नीचे क्लोज किया है। फिलहाल बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बन रही है, डे हाई पे खड़ा है 1324 1325 जो ब्रेकडाउन पॉइंट था वहां तक वापस से बाउंस बैक कर सकता है। ऑलरेडी 3 डाउन वीक्स थे, तो 1 से 2 हफ्ते पुल बैक रैली आनी थी, 1324 1350 तक आ सकता है। बाकी कोई बहुत अपसाइड आ जाएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल फार्मा इंडेक्स अगर आप देखें तो फार्मा इंडेक्स में भी जो फेल्ड ब्रेकआउट बना था वीकली चार्ट पे 23,162 का, उसका टारगेट है 21,365 और अभी 21,700 पे चल रहा है, तो करीब करीब 400-500 पॉइंट अभी डाउनसाइड फार्मा इंडेक्स पे भी बची हुई है। तो सिप्ला में बाउंस बैक आ सकता है और कोई रिवर्सल बन जाएगा ऐसा नहीं लगता। दूसरे स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये दूसरा स्टॉक जो था सर गोदरेज प्रॉपर्टीज था इनका। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, तो अभी हमने जैसे रियल एस्टेट इंडेक्स डिस्कस किया था, 765-80 का पहला टारगेट अचीव हुआ है 862 से, पुल बैक के बाद अभी भी 698 तक नीचे आते हुए दिख रहा है, तो उसमें केवल एक डीएलएफ है जहां बाउंस बैक दिख सकता है। सेम इज विद गोदरेज प्रॉपर्टी, 4th डाउन वीक है, लेकिन इमीडिएट जो वीकली पे अनमिटिगेटेड लेवल है वो आता है समवेयर अराउंड आपका 1478, तो 1478 के पास से बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट रिवर्सल आ जाएगा या अप ट्रेंड बन जाएगा। अभी बहुत लंबा डेंट पड़ा है, चाहे एफएमसीजी स्टॉक्स हो चाहे रियल्टी स्टॉक्स हो, इनमें स्टेज 1 एक्यूमुलेशन कम से कम 1.5 साल जब तक नहीं होती है, स्टेज 2 अप ट्रेंड आना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनते हैं। बाकी रचित या प्रशांत आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये सर ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी, और यहाँ पे बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं, तो वो हम लोग 1 बजे भी कैटर करेंगे तमाम सवालों के जवाब। और यहाँ पर जो है अंशुल सर एक हमारा वेबिनार आपके साथ होने जा रहा है, उसकी जानकारी देते हैं और फिर इस पर एक बार फटाफट से चर्चा भी कर लेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। ट्रेंड से कई बार आप मिस हो जाते होंगे कि भाई ये ट्रेंड था यार, ये मिस कर गया, मुझे लग तो रहा था दिमाग में कि इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पशुपेश में आप फंसे रह जाते हैं। तो ऐसे में उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे डीलिंग ट्रेडिंग में कई बार बहुत सारे निवेशक जो है वो लॉस खा जाते हैं यहाँ पर। तो ट्रेंड को पकड़ना कैसे, उसको सही तरीके की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी तमाम तरह की चीज़ों को लेकर श्री लक्ष्मी सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर। इसमें स्विंग ट्रेडिंग हो गई, यहाँ पर मार्केट के नज़रिए को किस हिसाब से समझना चाहिए, यहाँ पे जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं उसको किस तरीके से गफलत में रह जाते हैं निवेशक। तो उन तमाम तरह की चीज़ों को समझने के लिए आपको हमें 28 फरवरी 11 बजे जो है वो जुड़ना होगा। और ये सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट 7 फरवरी को शुरू होगा 11 बजे। तो ये फर्स्ट और 2 पार्ट्स में होगा। यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फीस है, स्कैन कोड है, डालिए और मौके का फ़ायदा उठाइए। तो अंशुल सर किस हिसाब से यहाँ पर तैयारी कराएंगे आप हमारे दर्शकों को, निवेशकों को? देखिए मेजरली तो होता है एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट सही हो, जैसे अभी हमने शो के स्टार्ट में डिस्कस किया कि रिजल्ट भी बिल्कुल खराब आए मिड कैप स्मॉल कैप में, कहीं भी आपको अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, ना आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टॉक्स अबाउट 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज, इसको मार्केट ब्रेथ कहते हैं। तो मेन चीज होती है एनवायरनमेंट। अगर इसको आपने समझ लिया तो फिर अच्छे एनवायरनमेंट में खराब ब्रेकआउट भी टारगेट अचीव कर लेते हैं और खराब एनवायरनमेंट में अच्छे से अच्छे ब्रेकआउट भी फेल हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो पार्ट 1 में हम एनवायरनमेंट कवर करेंगे, फिर पार्ट 2 में हम सेटअप्स कवर करेंगे। तो अगर एनवायरनमेंट पे आपकी पकड़ बैठ गई तो फिर आपको बहुत ज्यादा किसी सेटअप या इस टाइप की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर मोमेंटम भी प्ले कर लेंगे तो अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो एनवायरनमेंट, मार्केट ब्रेथ, एफआईआई डेटा, ये चीज समझने के लिए पार्ट 1 तो एटलीस्ट आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको तमाम तरह की चीज़ें जो है वो आप जब आएंगे जुड़ेंगे तो मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है ये तमाम चीज़ें, स्कैन कोड, और वो हमारे लिंक में भी आपको मिल जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, द बोनस टीम के साथ यहाँ पर, और तमाम तरह की चीज़ें जो है वो आपको समझ में आएंगी। तो अंशुल सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया और आपके साथ चर्चा करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, लेकिन जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को दी है। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल चर्चा थी अंशुल सर के साथ, लेकिन नचित सर हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ जो है वीएलए अम्बाला मैम भी
जैसे ही जुड़ेंगे टीम एक बार मुझे कंफर्म करेगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन यहाँ पर सर और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं, एक बार मैं वो ले लेता हूँ। और क्योंकि जो कंसर्न बना हुआ है अब यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि मनीदेव हैं, कह रहे हैं मेरे पास जो है लोटस डिपार्टमेंट के 154 शेयर हैं और 154 शेयर हैं, 100 शेयर सर प्लीज़ बता दीजिए सर, थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, आपकी क्लैरिटी मुझे समझ में नहीं, ये नहीं आया। लोटस डेवलपर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, लोटस डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सर भाव जो है इन्होंने पहले लिखा 154 शेयर्स है, फिर लिखा 100 शेयर्स है, वो प्राइस जो है वो भाव नहीं बता रहे हैं, मतलब मैं शायद समझ रहा हूँ ये बोलना चाह रहे हैं 154 पे 100 शेयर में 100 रुपीज का तो भाव नहीं आया लोटस हाँ डेवलपर्स हाँ में। हाँ वही चीज़, लेकिन तो वो ये थोड़ा सा इनका टाइपिंग एरर हो सकता है। जी देखिए, रियल एस्टेट स्पेस में अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, थोड़ा सा पेन पॉइंट है लोटस डेवलपर्स बीइंग एन एक्सेप्शन, क्योंकि और ये बहुत फनी स्टोरी है लोटस डेवलपर की, मैं आपको बताऊं हर्ष जी, कि हमने ये एक ऐसी कंपनी देखी कि इसके क्लाइंट और इसके इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा सिमिलर है। मतलब जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वही लोग इससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। सम ऑफ द मार्की नेम्स ऑफ मुंबई, इनका बेसिकली रीडेवलपमेंट का काम है। दे टेक अप ओल्ड बिल्डिंग्स और उसमें फिर ये इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं अपने क्लाइंट के पास ही, उसको डेवलप करते हैं एंड देन दे गिव इट बैक टू द क्लाइंट। तो ये बड़ी विन विन सिचुएशन है। मतलब आप इसको ऐसे समझने की चेष्टा करिए कि मैं एक कन्फाइंड एरिया में काम तो कर रहा हूं, बट आई डू प्रॉपर्टी हंटिंग और मैं अपने एक फिक्स क्लाइंट बेस के पास जाता हूं जो कि उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और इवेंचुअली मैं उनको वो प्रॉपर्टी दे देता हूं। तो इट्स अ वेरी सेफ बिजनेस मैकेनिज्म। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, वी हैव अ ऑफिस इन अंधेरी, और अभी व्हाइल आई वाज गोइंग फ्रॉम स्टूडियो परेल टू अंधेरी, मुझे इतने लोटस के प्रोजेक्ट देखे, छोटे थे बट आई वाज सरप्राइज्ड कि अंधेरी वाले एरिया में बहुत ज्यादा इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर रखा है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, चैनल चेक ये हो चुका है और मैं समझता हूँ आराम से आप अपनी पोजीशन बना के रखें, क्योंकि आपने 154 पे ले रखा है तो देयर इज नो पॉइंट कि यहाँ पे आप एवरेज करें या कुछ भी करें, लेट द नंबर्स कम इन। मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलना चाहिए, जो कि 168 से 172 होगा। अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म पोजीशन ली है तो वहां प्रॉफिट बुक करें। अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए भी होल्ड करेंगे तो मुझे अट्रैक्टिव ही लगता है 198 के टारगेट्स ऑन कार्ड्स।